नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज छठी क्लास होने जा रही है, जिसमें हम उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गढ़वाल में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, गढ़वाल में परमार राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनकपाल। कनकपाल जो है दोस्तों गढ़वाल के परमार राजवंश का संस्थापक माना जाता है। अब थोड़ी हम गढ़वाल के परमार राजवंश के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो परमार वंश की स्थापना हुई थी तो अन्य शिक्षाविदों तथा इतिहासकारों के अनुसार अन्य वंशावली पाई जाती हैं, जैसा प्रोफेसर बिकेट और प्रोफेसर विलियम की वंशावली। एक दोस्तों आती है अल्मोड़ा वंशावली, एक दोस्तों होती है मोलाराम वंशावली, और दोस्तों एक हार्डविक वंशावली, जो कि कब की है दोस्तों, 1796 की। तो यह कुछ वंशावली हैं, और जिनमें से सबसे प्रमाणित वंशावली जो है दोस्तों, जो सबसे प्रमाणित वंशावली है वह जो है दोस्तों बिकेट वंशावली। कौन सी दोस्तों, बिकेट वंशावली दोस्तों सबसे प्रमाणित वंशावली है। बिकेट वंशावली के अनुसार जो परमार वंश का संस्थापक माना जाता है वह कौन माना जाता है दोस्तों, कनकपाल। कनकपाल जो है परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। और परमार वंश में कितने शासक हुए दोस्तों, तो 54 टोटल शासक हुए, और परमार वंश के 54 टोटल शासक हुए। और उसके बाद जो है 6 शासक जो आते हैं दोस्तों, वह टिहरी राज्य में 6 शासक आते हैं, जिनको मिलाकर टोटल कितने शासक हुए दोस्तों, 60 शासक जो है गढ़वाल के परमार राजवंश में होते हैं। और यह सबसे प्रमाणित वंशावली है दोस्तों, कौन सी, बिकेट वंशावली। तो दोस्तों अब कनकपाल के बारे में बात कर लेते हैं। जो कनकपाल का आगमन हुआ था दोस्तों, वह 1887 ईस्वी में हुआ था। उस समय जो है दोस्तों कत्यूरों का राज था, और कत्यूरी राजा जो थे दोस्तों वह भानु प्रताप थे। कौन दोस्तों, भानु प्रताप कत्यूरी राजा थे, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है दोस्तों कनकपाल के साथ किया था। और बदले में कनकपाल को जो है दहेज के रूप में चांदपुरगढ़, क्या दोस्तों, चांदपुरगढ़ जो है दोस्तों यह दहेज के रूप में कनकपाल को दिया था, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया। कब दोस्तों, चांदपुरगढ़ को कनकपाल ने अपनी राजधानी कब बनाया, 888 ईस्वी में दोस्तों चांदपुरगढ़ को कनकपाल अपनी राजधानी बनाता है। और इसके साथ जो आए थे, यह हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार माना जाता है कि जो कनकपाल था दोस्तों वह धार नगरी गुजरात का रहने वाला था। और इसके साथ जो है दोस्तों गोला, रावट, बड़थवाल, रोतेला, बागली और नेगी आदि आए थे। अगर बात करें परमार वंश के वास्तविक संस्थापक की, तो वह माना जाता है दोस्तों परमार वंश का 37वां शासक अजयपाल जो है परमार वंश का वास्तविक शासक माना जाता है, क्योंकि इसने सभी गढ़ों को जीता था और एक गढ़वाल क्षेत्र की स्थापना की थी। प्रथम राजधानी दोस्तों परमार वंश की चांदपुरगढ़ थी, और इनके कुल देवी कौन है दोस्तों, तो राजेश्वरी दोस्तों इनकी कुलदेवी हैं गढ़वाल के परमार वंश की। और इनका जो कार्यकाल आता है दोस्तों वह 888 ईस्वी से 1815 तक इनका जो है गढ़वाल के परमार या पवार वंश का कार्यकाल आता है। तो यह कुछ जानकारी थी गढ़वाल के परमार वंश के बारे में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं दोस्तों, जैसे गढ़वाल के परमार या पवार राजवंश का संस्थापक कनकपाल था दोस्तों। परमार वंश का आदि पुरुष भी कनकपाल को कहते हैं दोस्तों। परमार वंश के संस्थापक का मूल निवास स्थान जो है धार नगरी गुजरात था। अब धार नगरी गुजरात मैंने बताया आपको, यह हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार है और यह गुजरात में स्थित है।
गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह आती है डॉक्टर राय बहादुर पातीराम की। किसकी दोस्तों? डॉक्टर राय बहादुर पातीराम की गढ़वाल एंड एंशियंट मॉडर्न पुस्तक आती है और इस पुस्तक के अनुसार कनकपाल मालवा से गढ़वाल आए थे। हरे कृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा दोस्तों, जो कि 1910 में लिखा गया और वह 1928 में प्रकाशित हुआ था। और हरे कृष्ण रतूड़ी के अनुसार यह गुर्जर देश के रहने वाले थे। कनकपाल के राज्यरोहण की तिथि 1888 ईस्वी आती है, क्योंकि 1887 में यह आता है और भानु प्रताप की पुत्री से विवाह करता है, जिसमें कत्यूरी राजा भानु प्रताप इसे चांदपुरगढ़ दहेज में दे देता है और फिर चांदपुरगढ़ को यह अपनी राजधानी भी बनाता है दोस्तों। कनकपाल वह गढ़ जिससे कनकपाल का गढ़ माना जाता है वह कोनपुर गढ़ है। यह चांदपुरगढ़ में ही स्थित है। कोनपुर गढ़ की दोस्तों जो है कनकपाल ने 888 ईस्वी में ही अपना राज्य स्थापित करते ही जो है चमोली जनपद में जो है कोनपुर गढ़ की स्थापना की थी दोस्तों। अब बढ़ते हैं बिना देरी के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पवार शासक ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़भूमि का एकीकरण किया? तो दोस्तों वह कौन सा पवार शासक था जिसने अपने भुजबल और अपने साहस से, अपने प्रताप से अपने छोटे से लघु राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदला तथा सारे जितने भी जो गढ़वाल में 52 गढ़ हैं वह सभी को जीत लिया, वह गढ़भूमि का एकीकरण किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजयपाल। अजयपाल दोस्तों वह पहला शासक था जिसने सभी गढ़ों को जीता, वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और परमार वंश का वास्तविक संस्थापक भी अजयपाल माना जाता है दोस्तों। अजयपाल का कार्यकाल दोस्तों 1490 से, अजयपाल जो है दोस्तों उसका कार्यकाल 1490 से 1519 तक माना जाता है दोस्तों। और यह गढ़वाल के परमार वंश का 37वें नंबर का राजा था दोस्तों। कौन दोस्तों? अजयपाल। और इसने जो है जो राजधानी है परमार वंश की, जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़, जो अजयपाल था दोस्तों उसने चांदपुरगढ़ के स्थान पर जो है जो अपनी राजधानी है वह श्रीनगर दोस्तों, श्रीनगर बनाई थी। कब दोस्तों? तो 1517 में जो है अजयपाल ने श्रीनगर को राजधानी बनाया था। अजयपाल को दोस्तों गढ़वाल का अशोक, किसे दोस्तों? अजयपाल को गढ़वाल का अशोक तथा गढ़वाल का कृष्ण भी कहा जाता है दोस्तों। अजयपाल बहुत ही प्रतापी शासक था, इसे गढ़वाल का अशोक और कृष्ण भी कहा जाता है। और दोस्तों देवलगढ़ भी दोस्तों गढ़वाल के परमार वंश की राजधानी रही थी दोस्तों। जो सोन का बांडा है, राजा का चबूतरा है और नाथ संप्रदाय का काल भैरव मंदिर है, वह भी देवलगढ़ में स्थित है दोस्तों। तो देवलगढ़ का भी अपना एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहास रहा है दोस्तों। जो मान्योद्य काव्य किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो भरत कवि की पुस्तक है, कवि भरत की मान्योद्य काव्य। उसमें अजयपाल की तुलना जो है दोस्तों कृष्ण तथा युधिष्ठिर से भी की गई है। और जो 1515 का समय था दोस्तों, इस टाइम जो अजयपाल ने अपने आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया और इसका नाम जो है दोस्तों गढ़वाल रखा था। और एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, देवलगढ़ जो है, देवलगढ़ को अजयपाल ने राजधानी बनाया था दोस्तों 1512 में देवलगढ़ को राजधानी बनाया। फिर 1517 में श्रीनगर को भी अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे अजयपाल के बारे में। इसे गढ़वाल का कृष्ण तथा अशोक भी कहा जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी के बारे में। विकेट द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, किसके दोस्तों? प्रोफेसर विकेट के द्वारा जारी गई सूची के अनुसार अजयपाल का क्रम जो है 37वां था और यह 1490 से 1519 तक शासक रहा। अजयपाल द्वारा जो है उप्पूगढ़, रैकागढ़, चौहान जाति का चालागढ़ देहरादून में जो स्थित है, रामीगढ़ राणा जाति का दोस्तों, श्री गुरुगढ़
जो पडियार जाति का था और गढ़तांगगढ़ जो भोटिया जाति का था, यह अजयपाल के द्वारा जीते गए। उप्पूगढ़ का कौन था दोस्तों? उप्पूगढ़ का कफू चौहान था, जिसे उत्तराखंड का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। गढ़तांगगढ़ भोटिया जनजाति से संबंधित है और उत्तराखंड में गढ़तांग गली भी आती है दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और यह 1962 के कब दोस्तों? यह 1962 के भारत चीन युद्ध के समय बंद कर दी गई थी। और कवि भरत ने अपनी पुस्तक मानवोदय या ज्ञानोदय काव्य में अजयपाल की तुलना दोस्तों कृष्ण, युधिष्ठिर तथा भीम, कुमेर व इंद्र से की है। लेकिन अगर हमको याद रखना है तो कृष्ण तथा युधिष्ठिर से जो है मानवोदय काव्य में कवि भरत ने इसकी तुलना अजयपाल की है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। मानवोदय काव्य की रचना कवि भरत द्वारा जो है मानसा था उसके शासनकाल में 1591 तथा 1611 के शासनकाल में की गई थी। जो मानसा का शासनकाल आता है वह 1591 से 1611 के बीच आता है। अजयपाल द्वारा राजधानी स्थानांतरित का क्रम दोस्तों तो चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ 1512 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और देवलगढ़ से श्रीनगर वह 1517 में राजधानी स्थानांतरित करता है। परवार या पमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो गढ़वाल का पवार या परमार वंश था उसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह अजयपाल माना जाता है। वह पवार शासक जिसके द्वारा धूलिपाता दोस्तों, धूलिपाता बहुत ही महत्वपूर्ण, धूलिपाता मापन विधि किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वह अजयपाल के द्वारा चलाई गई थी दोस्तों। और दोस्तों जो सरोला ब्राह्मण प्रथा है, जैसे रुद्रचंद जो है कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति करता है, वैसे ही अजयपाल जो है गढ़वाल में जो है सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करता है दोस्तों। तो सरोला ब्राह्मण प्रथा का प्रारंभ जो है दोस्तों वह भी अजयपाल द्वारा ही किया गया था दोस्तों। और जो सावरी ग्रंथ है दोस्तों, क्या दोस्तों? जो हमारा सावरी ग्रंथ है, सावरी ग्रंथ है दोस्तों, उसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? आदिनाथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में कानों में कुंडल पहने व सिर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र प्राप्त हुआ है? तो उस स्थान का नाम बताना है हमको कि जहां पर अजयपाल एक पद्मासन मुद्रा में और कानों में कुंडल पहने और सिर पर पगड़ी बांधे हुए है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों देवलगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवलगढ़। जो देवलगढ़ में विष्णु मंदिर है दोस्तों, क्या दोस्तों? विष्णु मंदिर। जो देवलगढ़ का विष्णु मंदिर है उसके सामने दीवार पर अजयपाल का जो है पद्मासन मुद्रा में और कानों में कुंडल पहने हुए सिर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र प्राप्त हुआ है देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से दोस्तों। अब देवलगढ़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देवलगढ़ की स्थापना जो है कांगड़ा शासक जो है देवल ने की थी। जो कांगड़ा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, तो देवलगढ़ की स्थापना जो है कांगड़ा शासक राजा देवल ने की थी। और जो सोम का भांडा है राजा का चबूतरा, और जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय के काल भैरव का जो मंदिर है वह भी देवलगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों देवलगढ़ का अपना ही एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। यह गढ़वाल के परमार व पवार वंश की राजधानी भी 1512 में देवलगढ़ को बनाया गया था। तो जब विस्तृत रूप से देवलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो अन्य जानकारी व अन्य तथ्यों को भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। तो दोस्तों पवार वंश की कुलदेवी कौन है? तो पवार वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं राजेश्वरी देवी, जिनका मंदिर जो है देवलगढ़ पौड़ी में स्थित है। चंदों की कुलदेवी दोस्तों, तो चंदों की कुलदेवी जो मानी जाती है वह नंदा देवी मानी जाती है। और नंदा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो अल्मोड़ा में स्थित है। कत्यूरियों की कुलदेवी जो मानी जाती है दोस्तों वह कोट ब्राह्मरी देवी मानी जाती है। और कोट ब्राह्मरी मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह जनपद बागेश्वर में स्थित है। तो कोट ब्राह्मरी मंदिर जनपद बागेश्वर में। अजयपाल द्वारा अपने लिए राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था दोस्तों, तो यह भी देवलगढ़ में करवाया गया था, अपने ठहरने के लिए राजप्रसाद का निर्माण। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण आंसर इस क्वेश्चन का कि देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कानों में कुंडल पहने हुए सिर पर पगड़ी बांधे हुए एक चित्र है
जो अजयपाल के गोरख पंथ के अनुयायी होने का द्योतक है। तो दोस्तों अजयपाल जो है नाथ संप्रदाय का जो है अनुयायी भी था। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी अजयपाल के बारे में। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके बारे में कुछ और विस्तृत जानकारी भी है, जैसे कि गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सत्यनाथ का आवास स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देवलगढ़ में स्थित है। किसने अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है? तो दोस्तों जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स ने दोस्तों गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है अजयपाल को। गोरखनाथ एंड द कनकट्टा योगीश बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। गोरखनाथ एंड द कनकट्टा योगीश किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिग्स की पुस्तक है गोरखनाथ एंड द कनकट्टा योगीश। और इस पुस्तक में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना जाता है। सम्राट अशोक से भी इसकी तुलना की गई है। और अजयपाल को किस ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको कि सावरी ग्रंथ है दोस्तों, उसमें अजयपाल को आदिनाथ के नाम से पुकारा गया है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस परमार शासक से नामंत में शाह की उपाधि धारण करने की परंपरा शुरू की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कौन सा प्रथम परमार या पवार शासक था जिसने अपने नाम के आगे जो है शाह की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह दोस्तों प्रथम शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। और यह जो है दोस्तों परमार या पवार वंश का 43वें नंबर का शासक था बलभद्र शाह दोस्तों। बलभद्र शाह दोस्तों 43वें नंबर का शासक था। और इसका कार्यकाल दोस्तों 1575 से 1591 के मध्य आता है दोस्तों। कब? 1575 से 1591 के मध्य जो है बलभद्र शाह ने शासन किया। उपनाम दोस्तों इसका उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उपनाम आता है उत्तराखंड का दोस्तों भीमसेन। उत्तराखंड का भीमसेन। उत्तराखंड का भीमसेन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बलभद्र शाह को। बलभद्र शाह को दोस्तों जो है उत्तराखंड का भीमसेन कहा जाता है। बहलोल लोधी ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि प्रदान की थी। और इसने एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण करा दोस्तों, इसने जो है राजदूत भेजने, क्या दोस्तों? राजदूत भेजने की प्रथा को प्रारंभ किया था दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण युद्ध की बात करें तो दोस्तों जो ग्वालदम या बाधाड़गढ़ का युद्ध हुआ था, जिसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है दोस्तों? इस युद्ध को उत्तराखंड का पानीपत, किस युद्ध को? बाधाड़गढ़ या ग्वालदम के युद्ध को उत्तराखंड का पानीपत भी कहा जाता है। तो यह बलभद्र शाह प्लस रुद्रचंद के मध्य हुआ था। और अगर आयोग के अनुसार बात करें तो यह युद्ध जो है दोस्तों 1581 में हुआ था। और अगर अजय रावत के अनुसार इस युद्ध की तिथि देखी जाए दोस्तों तो यह 1591 है। अजय रावत के अनुसार 1591 और आयोग के अनुसार 1581 मानी जाती है दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी बलभद्र शाह के विषय में। तो दोस्तों अब इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इससे पहले वाले शासक सहजपाल के बारे में विस्तृत जानकारी है। जो सहजपाल था दोस्तों वह 42वें नंबर का परमार या पवार वंश का 42वें नंबर का शासक था। और इसका जो है कार्यकाल आता है 1548 से 75 तक। और जो दोस्तों बलभद्र शाह था वह 43वें नंबर का शासक था। और जो शाह की उपाधि दी थी दोस्तों वह उसको बहलोल लोधी ने दी थी। तो जब वह राजा नहीं होगा या कभी बहलोल लोधी से मिला हो तो बलभद्र शाह को जो है शाह की उपाधि जो है बहलोल लोधी ने दी थी। और जो सहजपाल है दोस्तों वह सहजपाल जो है अकबर के समकालीन है दोस्तों। जो सहजपाल है वह अकबर के समकालीन माना जाता है। और इसका एक लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसका जो एक लेख प्राप्त हुआ है वह घंटी लेख, जो घंटी लेख है इसका प्राप्त हुआ है दोस्तों वह रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। जो टिहरी का रघुनाथ मंदिर है द्रविड़ शैली में बना हुआ, वह टिहरी के रघुनाथ मंदिर से इसका एक घंटी लेख प्राप्त हुआ है। किसका दोस्तों?
सहजपाल का। और इसे दोस्तों किस नाम से जाता है? इसे वीर गुणज्ञ सुखद प्रजा राजा, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजा राजा के नाम से सहजपाल को जाना जाता है। और देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक इसका शिलालेख मिला है जो कि 1548 का है। और सहजपाल की प्रशस्ति में अनेक पंक्तियां किसने लिखी दोस्तों? तो कवि भरत ने। और कवि भरत की कौन सी पुस्तक मानी जाती है दोस्तों? तो मानवोदय काव्य या ज्ञानोदय काव्य। यह अकबर के समकालीन था। और सहजपाल के बाद जो गद्दी पर बैठा वह बलभद्र शाह बैठा। तो यह कुछ सहजपाल के विषय में जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अब बलभद्र शाह दोस्तों 43वें नंबर का शासक परमार या पवार वंश का, जिसका कार्यकाल 1575 से 91 तक आता है। पवार शासक था जिसने पहला पवार शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की। गढ़वाल अपने गौरव व गरिमा की बुलंदियों पर था। किसके समय दोस्तों? तो बलभद्र शाह के समय था दोस्तों। बलभद्र शाह ने केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल की बजाय शाह की उपाधि लगी है। और 38वें हमारे शासक थे दोस्तों एक कल्याण शाह। ग्वालदम का युद्ध 1581 व 91 कब हुआ था दोस्तों? 1581 व 91। अब 81 व 91 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 81 किसके अनुसार है? आयोग के अनुसार। और 91 किसके अनुसार है? 1591 किसके अनुसार है दोस्तों? तो यह जो है अजय रावत के अनुसार है, जो कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य हुआ। और इसी युद्ध में ग्वालदम या वधारगढ़ के युद्ध में जो है रुद्रचंद का सेनापति कौन सा दोस्तों? पुरुपंत। कोई पुरुषोत्तम पंत के नाम से जानता है इसे, कोई पुरुपंत के नाम से जानता है, और कोई इसे पुखुपंत के नाम से जानता है। तो यह जो है पुरुषोत्तम पंत के नाम थे जो रुद्रचंद का सेनापति था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों ग्वालदम के युद्ध में बलभद्र शाह का सेनापति जो फतेह पटवार था और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत इस युद्ध में मारा जाता है। यानी कि जो फतेह पटियार है और रुद्रचंद का सेनापति पुरुषपंत है वह इस युद्ध में मारे जाते हैं। और दोस्तों बलभद्र शाह के अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे बलराम, दुलाराम शाह, बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है। और अकबरनामा जो अकबर की जीवनी है दोस्तों, अकबरनामा जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई, उसमें इसे राम शाह, किसे दोस्तों? बलभद्र शाह को राम शाह के नाम से जाना गया है। और जो उत्तराखंड का भीमसेन इसे उपनाम दिया वह कवि देवराज ने इसे उत्तराखंड का भीमसेन नाम दिया था। तो यह कुछ बलभद्र शाह के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानशाह का वह सेनापति कौन था जिसने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था? यानी कि मानशाह का सेनापति वह कौन सा सेनापति था जिसने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदी। नंदी जो है मानशाह का प्रथम सेनापति था दोस्तों। कौन सा? प्रथम। नंदी जो है मानशाह का प्रथम सेनापति था जिसने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। क्योंकि दोस्तों मानशाह के 3 सेनापति हुए हैं जिनमें कि नंदी प्रथम था। मानशाह जो है दोस्तों परमार या पवार वंश का, क्या दोस्तों? मानशाह परमार या पवार वंश का 44वें नंबर का, कितने नंबर का दोस्तों? 44वें नंबर का शासक था। और इसका कार्यकाल 1591 से 1611 के मध्य मानशाह का कार्यकाल आता है। चंदों में इसके समकालीन दोस्तों रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद थे तथा दिल्ली में इसके समकालीन अकबर व जहांगीर थे। इसके राजकवि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो इसके राजकवि थे वह कौन थे दोस्तों? भरत कवि, जिन्हें हम कवि भरत के नाम से भी जानते हैं। और कवि भरत ने किसकी रचना की थी दोस्तों? तो मानवोदय काव्य की। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो कवि भरत ने की थी, जो कि कौन सी भाषा में दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में जो है दोस्तों मानवोदय काव्य लिखी गई है और यह कवि भरत की रचना है। अब इसके सेनापति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके सेनापति जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका प्रथम सेनापति नंदी था। इसका दूसरा सेनापति दोस्तों कौन था? तो जीतू। इसका पूरा नाम है जीतू बगड़वाल इसका दूसरा सेनापति था। और जो इसका तीसरा सेनापति था दोस्तों वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा दोस्तों? इसका तीसरा सेनापति था इसका खतड़ सिंह।
खत्तर सिंह इसका जो है तीसरा सेनापति था और इसी के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को, कब दोस्तों, 17 सितंबर को कुमाऊं में क्या मनाया जाता है दोस्तों, इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में, क्योंकि 1602 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब दोस्तों, 1602 में, नहीं 1605 में, 1605 में जो है खत्तर सिंह की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 17 सितंबर 1605 को खत्तर सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसी के उपलक्ष्य में जो है कुमाऊं में खतड़ुआ त्योहार इसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि चंदों से संघर्ष किया, क्योंकि लक्ष्मी चंद जो है मानशाह के समय जो है गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए थे, जिसमें से कि लक्ष्मी चंद के 7 आक्रमण जो थे दोस्तों वह असफल रहे थे। कितने, 7 आक्रमण जो है मानशाह के शासनकाल में जो है लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर किए थे और उसके 7 आक्रमण असफल रहे थे और जो उसका 8वां आक्रमण था वह सफल हुआ था, जिसमें युद्ध हुआ था लक्ष्मी चंद और मानशाह के मध्य। जो लक्ष्मी चंद का सेनापति था गेंडा सिंह और मानशाह का सेनापति था हमारा खत्तर सिंह, जो कि 17 सितंबर 1605 को मारा गया था। मानशाह ने तिब्बत पर भी आक्रमण किया था और तिब्बत का उस समय नाम क्या था दोस्तों, तो वह दापा, दापा जो है तिब्बत का नाम था उस समय और दापा का शासक काकुबा मोर था और उसको जो है 1.25 सेर सोना तथा एक मेड़ा देने के लिए बाध्य किया था। जो विलियम फिंच था यार दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम विलियम फिंच के बारे में। विलियम फिंच जो है दोस्तों, विलियम फिंच दोस्तों यह 1608 से 1611 के मध्य जो है उत्तराखंड आया था, यानी कि मानशाह के दरबार में आया था और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आती है द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। क्या दोस्तों, द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया विलियम फिंच की महत्वपूर्ण पुस्तक आती है और उसने मानशाह के बारे में कहा था कि यह सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता था और मानशाह का जो क्षेत्र विस्तार है दोस्तों वह गंगा से यमुना के मध्य फैला था। तो यह कुछ मानशाह के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी और प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि इसका कार्यकाल जो है दोस्तों वह 1591 से 1611 के मध्य आता है। बलबत्त शाह के बाद मानशाह गद्दी पर आसीन हुए और मानशाह की राजधानी श्रीनगर थी, जिसे अजयपाल ने भी अपनी राजधानी बनाया था 1517 में। लक्ष्मी चंद के शासनकाल में गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया गया, वह मानशाह के समय हुआ गढ़वाल पर आक्रमण। नंदी और पुरुषपंत किसके सेनापति थे, तो दोस्तों मानशाह का जो है सेनापति, प्रथम सेनापति नंदी था और पुरुषपंत जो था वह रुद्रचंद का सेनापति था, जिसकी गालदम या बाधारगढ़ के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। मानशाह के समय भरत कवि थे जिनकी रचना मानोद्य काव्य आती है दोस्तों, और जीतू बगड़वाल भी मानशाह का सेनापति था। मानशाह जो है दोस्तों चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे जो है मानशाह ने मानपुर, क्या दोस्तों, मानपुर, चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे जो है मानशाह ने मानपुर नगर बसाया और इसे ही अपनी राजधानी भी बनाया। कवि भरत, जो कवि भरत इसके राजकवि थे, उन्होंने अपने ग्रंथ मानोद्य काव्य में इसकी बहुत ही बुरी प्रशंसा की है दोस्तों। और मुगल सम्राट जहांगीर के समय जो है गढ़वाल के मैत्रीपूर्ण संबंध थे मुगलों से, और भरत कवि को, जो दोस्तों भारत कवि हैं, उनको जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की भी उपाधि दी गई थी। किसकी दोस्तों, तो ज्योतिक राय की उपाधि दी गई थी। इसके समय के जो मानशाह है इसके समय के 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए, वह कौन कौन से हैं दोस्तों, तो एक क्षेत्रपाल मंदिर अभिलेख जो 1608 का प्राप्त हुआ है, कौन सा दोस्तों, क्षेत्रपाल मंदिर अभिलेख 1608 का प्राप्त हुआ है, और एक हुआ है रघुनाथ मंदिर अभिलेख जो कि 1610 का प्राप्त हुआ है। तो जो कालो सिंह भंडारी थे, कालो सिंह भंडारी ने जो है मानशाह को स्वर्णिम विजेता की, किसकी दोस्तों, स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी मानशाह के विषय में। जब हम परमार वंश विस्तृत रूप से बहुत डीपली पढ़ेंगे तो और जानकारियां मानशाह के बारे में प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह पवार शासक जिसके नाम का उल्लेख जहांगीर नामा में भी मिलता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पवार शासक है जिसके नाम का उल्लेख जो है जहांगीर नामा में भी मिलता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्याम शाह। जो श्याम शाह पवार शासक है उसके नाम का उल्लेख जो है दोस्तों वह जहांगीरनामा में भी मिलता है। श्याम शाह जो था दोस्तों वह परमार या पवार वंश का 45वां शासक था, 45वें नंबर का शासक था और इसका शासनकाल 1611 से दोस्तों 1631 के मध्य इसका शासनकाल आता है। इसके समय दिल्ली शासक जो था वह जहांगीर था, इसका भाई जो था वह धामदेव था और इसके गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शंकरदेव जो है इसके गुरु थे। इसके अन्य नामों की बात करें तो श्याम शाह या शाम शाह इसके अन्य नाम आते हैं। इसके समय जो चंद शासक थे वह लक्ष्मी चंद, दीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद थे। अगर इसके समय की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो इसने दोस्तों कुमाऊं से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, इसने तिब्बत से संघर्ष किया, मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट की तथा जो जेसुइट पादरी थे उनका आगमन इसके श्याम शाह के कार्यकाल में हुआ था 1624 में। 1624 में जो है दोस्तों जेसुइट पादरी जो है गढ़वाल आए थे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी और इसी के समय जो है 1625 में, कब दोस्तों 1625 में जो है केशवराय मठ जो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, केशवराय मठ, उसकी स्थापना जो है महीपति शाह करेगा जो इसका चाचा होता है। इसके शासनकाल में केशवराय मठ की स्थापना करता है दोस्तों। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी हैं, जैसे कि इसने श्रीनगर में श्याम शाही बागान की स्थापना की। पवार वंश में यह एकमात्र निसंतान शासक था जो पूरे पवार वंश में सबसे अधिक रानी रखने वाला शासक था। सबसे अधिक रानी भी इसने ही रखी। कितनी रानी रखी कोई बता सकता है? तो 60। यह 60 रानियां रखने वाला पवार वंश में एकमात्र शासक था और इसकी मृत्यु जो होती है दोस्तों वह अलकनंदा नदी में डूबने के कारण हो जाती है और इसकी मृत्यु के साथ ही इसकी जो 60 रानियां थी वह जुहार कर लेती हैं। पूरे परमार वंश में दोस्तों जो पूरा परमार वंश है उसमें सती प्रथा, जो सती प्रथा है उसका उल्लेख भी श्याम शाह के कार्यकाल में ही देखने को मिलता है। श्याम शाह जो है, श्याम शाह को दोस्तों गढ़वाल, जो गढ़वाल है हमारा, उसका तुगलक कहा जाता है। तो गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है दोस्तों? गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है दोस्तों श्याम शाह को। इसके समय जो गुरु शंकर थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है कि गुरु शंकर देव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों वास्तु शिरोमणि, जो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है दोस्तों, जो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है उसकी रचना गुरु शंकर देव ने की थी और यह परमार वंश का प्रथम वास्तुशास्त्र ग्रंथ माना जाता है। और हमने जेसुइट पादरी के बारे में बात की, तो जेसुइट पादरी की बात करें तो एक पादरी आता है, पादरी का दल अपने साथ लेकर आता है एंटोनियो दी एंद्रादे मार्किवस। जो एंटोनियो दी एंद्रादे मार्किवस होता है वह कहाँ आता है दोस्तों? तो श्रीनगर गढ़वाल जो है एंटोनियो दी एंद्रादे मार्किवस आता है और 1625 में दूसरी बार आता है और इसने इस बार श्रीनगर में क्या खोला दोस्तों? तो एक चर्च खोला। एंटोनियो दी एंद्रादे मार्किवस ने श्रीनगर में एक चर्च खोला और 1631 में तीसरी बार आया और 30 जुलाई 1631 को, कब दोस्तों? 30 जुलाई 1631 को पादरी अजय वेदो ने श्याम शाह का देह संस्कार किया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बढ़ते हैं इसके बारे में विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों श्याम शाह का कार्यकाल जो आता है वह 1611 से 1631 तक आता है दोस्तों। 45वां शासक था। मुगल दरबार में घोड़े तथा हाथी भेंट किए थे इसने और इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों जहांगीरनामा में। जहांगीर से 1621 में भेंट की। हरिद्वार की जहांगीर ने यात्रा की इसके समय 1620 में। सिलसारी नामक गांव में भूमि का एक अंश शिवनाथ जोगी को किस पवार शासक ने दान दिया था? तो यह भी श्याम शाह ने दिया था 1615 में। श्याम शाही बागान की स्थापना की श्याम शाह ने श्रीनगर में। सती प्रथा का उल्लेख श्याम शाह के समय मिलता है जो मैंने आपको बता दिया था। शंकर इसके राजकवि थे जिन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी बहुत ही महत्वपूर्ण, रिखोला लोधी बहुत ही महत्वपूर्ण और बनवारी दास, ये तीनों जो हैं सेनापति हैं। तो किस पवार शासक के 3 अद्वितीय सेनापति थे? यानी कि वह कौन सा पवार शासक था जिसके 3 सेनापति रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी, वह बनवारी दास थे और यह तीनों ही अद्वितीय थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महिपति शाह। जो महिपति शाह था दोस्तों, परमार या पवार वंश का 46वां शासक, उसके यह तीनों अद्वितीय सेनापति थे जिसका कार्यकाल 1631 से 34 के मध्य आता है। अब बात करें महिपति शाह की दोस्तों, तो इसके समय चंद शासक जो था वह त्रिमल चंद था। दिल्ली में इसके समय जहांगीर प्लस शाहजहां थे। जिसके सेनापति थे आपको पता ही है, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास। इसका उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण आता है दोस्तों, गर्भ भंजन। जो गर्भ भंजन है दोस्तों, इसका उपनाम आता है महिपति शाह का दोस्तों। और माधो सिंह भंडारी का क्या उपनाम आता है? तो वह गर्भ भंजक, गर्भ भंजक जो है दोस्तों वह माधो सिंह भंडारी का उपनाम आता है। महिपति शाह को गर्भ भंजन, अक्खड़ राजा, अक्खड़ राजा किसमें कहा गया है दोस्तों महिपति शाह को? तो मुगल ग्रंथों में। इसकी पत्नी महारानी कर्णावती आती है, पिता दुलाराम शाह या राम शाह, जिसे हम बलभद्र शाह के नाम से भी जानते हैं, वह इसके पिता थे। प्रमुख घटनाओं की बात करें इसके समय की, तो इसने तिब्बत पर आक्रमण किया, रोटी सूची प्रथा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, रोटी सूची प्रथा, रोटी सूची, जो रोटी सूची प्रथा थी उसका चलन भी इसने किया, क्योंकि तिब्बत आक्रमण के समय भोजन बनाने की समस्या उत्पन्न हुई थी। अतः इस समस्या से निकलने के लिए महिपति शाह ने रोटी सूची प्रथा का चलन किया था। कुमाऊं पर भी इसने आक्रमण किया था। तो यह कुछ महिपति शाह के बारे में जानकारी थी। कुमाऊं पर आक्रमण इसने कब किया था दोस्तों? तो 1634 में इसने अपने अंतिम समय में इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, जिसमें त्रिमल चंद व महिपति शाह के समय जो है किसका युद्ध होता है दोस्तों? तो कोशी का युद्ध होता है। और इस कोशी के युद्ध को काकुवा मोड़ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में जो है महिपति शाह का सेनापति बनवारी दास था और त्रिमल चंद का सेनापति कौन था दोस्तों? तो वह गद्योड़ा जो है त्रिमल चंद का सेनापति था। तो यह कुछ महिपति शाह के बारे में जानकारी थी। अब इसके बारे में कुछ विस्तृत तथ्य या इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। 31 से 34 तक इसका कार्यकाल आता है दोस्तों। सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला पवार शासक था महिपति शाह। सिरमौर, तिब्बत और गढ़वाल के दक्षिणी भाग को जीतने में महिपति शाह ने किस सेनापति को के अपरिचित शौर्य दिखाया था? तो रिखोला लोधी ने इसकी बहुत अपरिचित शौर्य वीरता दिखाई थी श्रीनगर, गढ़वाल के दक्षिणी भाग को जीतने में और सिरमौर, तिब्बत को जीतने में। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो दोस्तों जो माधो सिंह भंडारी थे उन्हें गर्भ भंजक उपनाम से जाना जाता है। किसे दोस्तों? माधो सिंह भंडारी को गर्भ भंजक उपनाम से जाना जाता है। और इन्हें द मांझी द माउंटेन मैन और उत्तराखंड का मांझी, यानी कि मांझी द माउंटेन मैन और उत्तराखंड का मांझी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है। माधो सिंह भंडारी के पिता जो थे वह कालू सिंह भंडारी थे। और जो जन्म हुआ था दोस्तों माधो सिंह भंडारी का, वह 1595 में हुआ था। कहाँ? मलेथा का किधर है दोस्तों? मलेथा कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी में स्थित है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पुत्र का नाम जो था वह गजय सिंह था और इनकी पुत्र वधु मथुरा बुराणी, यानी कि जो गजय सिंह की पत्नी थी कौन दोस्तों? मथुरा बुराणी। उसके समय का एक लेख मिलता है, मथुरा बुराणी के समय का एक लेख टिहरी के रघुनाथ मंदिर, जो टिहरी के देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर स्थित है, उसके द्वार से जो है मथुरा बुराणी के समय का एक लेख मिलता है। तो किसके सेनापति रहे माधो सिंह भंडारी? तो महिपति शाह के। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह छोटा चीन या तुबुल के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है 1640 में सतलज नदी के किनारे। तो माधो सिंह भंडारी के पिता कालो सिंह भंडारी जो थे, उन्होंने माधो सिंह भंडारी को क्या दोस्तों? स्वर्ण बाण,
स्वर्ण बाण। माधव सिंह भंडारी को उनके पिता कालू सिंह भंडारी ने स्वर्ण बाण की उपाधि दी थी। और दोस्तों माधव सिंह भंडारी ने छेड़ीधार की पहाड़ी को काटकर जो है चंद्रभागा नदी का पानी जो है मलेथा गांव में लेकर आए थे, मलेथा गुल के माध्यम से। इन्होंने अपने एकमात्र पुत्र गजय सिंह की बलि दी थी दोस्तों। तो यह भी याद रखना है कि अपने पुत्र की बलि जो दी थी वह माधव सिंह भंडारी ने दी थी। और इन पर एक जो इनकी मलेथा की गुल फिल्म भी बनाई गई है, क्योंकि यह चंद्रभागा नदी का पानी जो है मलेथा गांव में लेकर गए थे, तो इन पर एक मलेथा की गुल फिल्म भी बनाई गई है। उसका जो निर्देशक डायरेक्शन किया दोस्तों वह बलराज नेगी। किसने? बलराज नेगी। दोस्तों बलराज नेगी ने उसका निर्देशन किया। तो यह कुछ महिपति शाह के बारे में जानकारी थी। किस मुगल सम्राट के समय गढ़वाल राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम किए हुए था? तो जहांगीर के समय। नागा साधुओं की हत्या, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों की नागा साधुओं की हत्या किसने करवाई? तो वो भी महिपति शाह ने नागा साधुओं की हत्या करवाई थी। हरिद्वार कुंभ मेले में आए सभी नागा साधुओं का वध करवाया इसने। और इसके प्रायश्चित के लिए ऋषिकेश के भरत मंदिर गया था, और भरत मंदिर की मूर्ति की दोनों आंखें इसने जो है, दोनों आंखें यानी कि जहां प्रायश्चित करने गया भरत मंदिर में ऋषिकेश के, तो वहां की मूर्ति की दोनों आंखें जो है इसने निकलवा ली थी। और कुमाऊं युद्ध में किस गढ़ नरेश की मृत्यु हुई? तो वह महिपत शाह की मृत्यु जो है 1634 के आसपास हो जाती है। तो अब बिना देरी के पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाबा शासक अपनी मां कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि वह कौन सा परमार या पवार शासक था जो अपनी माता कर्णावती के संरक्षण में गद्दी पर बैठा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। जो दोस्तों पृथ्वीपति शाह था वह अपनी माता कर्णावती के संरक्षण में जो है गढ़वाल या परमार वंश की गद्दी पर बैठा। अब बात करते हैं कर्णावती। कर्णावती जो है दोस्तों, महारानी कर्णावती जो है वह महिपत शाह, किसकी दोस्तों? महिपत शाह की धर्मपत्नी थी। क्योंकि जो है महिपति शाह की मृत्यु के बाद जो है गढ़वाल की सत्ता पर जो है महारानी कर्णावती जो है शासन चलाती है। कब दोस्तों? 1636 से 1640 के मध्य जो है जो गढ़वाल की बागडोर है वह महारानी कर्णावती जो है संभालती है। अब हम महारानी कर्णावती के बारे में पहले जानकारी कुछ विस्तृत प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके समय की घटना होती है कि पश्चिमी शक्ति का इसके समय आक्रमण होता है कर्णावती के समय। और आक्रमणकारी जो होता है वह शाहजहां का सेनापति नवाजत खां जो होता है वह शाहजहां का सेनापति आक्रमणकारी होता है, जिसमें जो है उसकी सेना में 1 लाख पैदल सैनिक और 30,000 जो है घुड़सवार थे। और 1636 में सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश जो है, उस समय सिरमौर का शासक जो था मानधाता प्रकाश, उसकी सहायता से जो है शाहजहां का सेनापति नवाजत खां दून घाटी पर हमला कर देता है, जिसमें मानधाता प्रकाश ने कालसी पर अपना अधिकार कर लेता है। और नवाजत खां का जो वास्तविक नाम था वह मिर्जा सूजा था दोस्तों। और इस आक्रमण में गढ़वाल पर जो यह आक्रमण था, जो 1636 का आक्रमण था दोस्तों, नवाजत खां का यह गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण था। और इस आक्रमण में जो है कर्णावती ने नवाजत खां को 10 लाख रुपए का लालच देकर दून घाटी में रोके रखा था, जहां कर्णावती ने अपने दोस्त मुगल बेग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, बेग मुगल या मुगल बेग, इसकी सहायता से नवाजत खां की सेना के जो है नाक कान कटवा दिए थे। और तभी से कर्णावती को नागकटनी, क्या दोस्तों, महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? तो नागकटी रानी के नाम से। और जो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल है हमारे चारण, उन्होंने रानी कर्णावती को नागकटनी रानी बोला है दोस्तों। और कर्णावती के समय जो है दून घाटी की राजधानी नवादा दोस्तों, नवादा जो है, नवादा का महल भी आता है, यह कर्णावती की राजधानी थी। और जो दोस्तों निकोलस मनुची, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या दोस्तों, निकोलस मनुची की पुस्तक आती है स्टोरी ऑफ द मोगोर,
क्या दोस्तों, स्टोरी ऑफ द मोगल निकोलस मनुची की पुस्तक आती है जिसमें उसने महारानी कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। और दोस्तों इस युद्ध में कर्णावती ने मुगल सेना के बीच जो है युद्ध का वर्णन निकोलस मनुची की पुस्तक स्टोरी ऑफ द मोगल में मिलता है। और कर्णावती ने इस विजय के बाद देहरादून में 1636 में कौन सा नगर बसाया दोस्तों, तो करणपुर नगर जो है जब मुगल सेना पर वह विजय प्राप्त कर लेती है तो देहरादून में 1636 में जो है करणपुर नगर बसाया। और राजपुर कैनाल, क्या दोस्तों, राजपुर कैनाल का भी निर्माण जो है महारानी कर्णावती करवाती है। तो यह कुछ महारानी कर्णावती के बारे में विस्तृत जानकारी थी कि यह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। अब हम पृथ्वीपति शाह के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों पृथ्वीपति शाह 34 से 64 नहीं दोस्तों, क्योंकि 36 से 40 के मध्य कर्णावती शासन देखती है, उसके बाद 40 से 64 तक। कब दोस्तों, 40 से 64 तक, 1640 से 64 तक जो है पृथ्वीपति शाह का शासनकाल आता है। इसके पिता महिपति शाह थे और माता महारानी कर्णावती थी, इनकी संरक्षिका थी। और इनके वजीर जो थे वह गजय सिंह कौन थे दोस्तों, तो माधव सिंह भंडारी के पुत्र गजय सिंह थे। बीडी पांडे के अनुसार जो है दोस्तों इनके वजीर थे। इनके सेनापति माधव सिंह भंडारी थे पृथ्वीपति शाह के। और इनकी जानकारी के स्रोत, यानी कि जो दोस्तों पृथ्वीपति शाह हैं, इनके शासन की जानकारी का स्रोत है वह किस ग्रंथ में है, तो दोस्तों गढ़ राजवंश काव्य, जहांगीरनामा और शाहजहांनामा में इनके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली में जो है शाहजहां प्लस औरंगजेब का कार्यकाल था इनके समय, और चंद जो है बाज बहादुर चंद इनके समकालीन था दोस्तों। हम एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं जो महारानी कर्णावती है। महारानी कर्णावती के बारे में जो जानकारी के स्रोत है दोस्तों वह क्या है, एक सावरी ग्रंथ, देवप्रयाग लेख, गढ़ राजवंश काव्य, जहांगीरनामा और शाहनामा तथा घटना पश्चिमी राज्य का आक्रमण जो है महारानी कर्णावती के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं दोस्तों। पृथ्वीपति शाह जो है दोस्तों 7 वर्ष के थे और 7 वर्ष के बच्चे को जो है शासन इतनी जल्दी नहीं सौंपा जाता, इसलिए 1636 से 40 के मध्य जिनकी संरक्षिका बनी महारानी कर्णावती बनी। नागकटनी रानी जो है इन्हें कहा जाता है। शिव प्रसाद डबरा चारण ने इन्हें कहा। मुगल सेना 1 लाख पैदल व 30,000 घुड़सवार आक्रमण किया। निकोलस मनुची की पुस्तक स्टोरी ऑफ द मोगोर में इन्हें दुर्गा कहा गया। और इनके जीत के विषय में भी, या जो नवाजत खान कर्णावती के मध्य युद्ध हुआ उसके विषय में भी जो जानकारी मिलती है वह स्टोरी ऑफ द मोगोर में मिलती है। राजपुर कैनाल तथा करणपुर नगर जो है यह इन्होंने 1636 के विजय में बनवाया था। पृथ्वीपति शाह जो दोस्तों तुगल युद्ध दापा शासक जो है माधव सिंह भंडारी इनके साथ लड़े थे छोटा चीनी तुगल के युद्ध में, और माधव सिंह भंडारी की जो है उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। मुगलों से भी संबंध इनके पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक जो है हुआ था, तब मुगल बादशाह जो है शाहजहां थे और अपने शाही दूत को खिल्लत देकर जो है गढ़वाल के दरबार में भेजा। खिल्लत क्या होता है दोस्तों, बात कर लेते हैं हम खिल्लत के बारे में। खिल्लत जो है एक मुगल शब्द है जिसका अर्थ होता है उपहार या तोहफा देकर जो है भेजा था शाहजहां ने, और उस खिल्लत का जो है पृथ्वीपति शाह ने अपमान कर दिया था, जिसके कारण जो शाहजहां है उसने 1653 में दोस्तों शाहजहां ने 1653 में सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश की सहायता से गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा और मानधाता प्रकाश जो है मारा जाता है। तो यह 55 में फिर से दूसरा आक्रमण करता है। तो यह जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है, जैसे
खलीलुल्लाह के नेतृत्व में शाहजहां ने 1655 में, ठीक बात है, शाहजहां ने 1655 में खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में आक्रमण करवाया। सुलेमान शिकोह को शरण देने वाला पवार शासक था पृथ्वीपति शाह। तो दोस्तों आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कि सुलेमान शिकोह उत्तराखंड कब आया था। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे भी देता हूं और आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं। तो 1658 में जो दोस्तों सुलेमान शिकोह जो है उत्तराखंड आया था। विशेषकर फिर गढ़वाल आ गया था, क्योंकि जो दारा शिकोह है सुलेमान शिकोह का पिता और औरंगजेब का भाई, वह सामूगढ़ के युद्ध में 29 मई 1658 को दोस्तों, कब 29 मई 1658 को सामूगढ़ के उत्तराधिकार के युद्ध में वह हार जाता है दारा शिकोह, और उसका पुत्र अपनी जान बचाने के लिए जो है उत्तराखंड क्षेत्र की तरफ आ जाता है दोस्तों। और गढ़वाल का कौन सा राजा अपने पिता के प्रति औरंगजेब बना? तो मैदिनी शाह दोस्तों। जो मैदिनी शाह था वह अपने पिता के प्रति जो है औरंगजेब बना, और यह मैदिनी शाह कौन था दोस्तों? तो यह पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, जो अपने पिता के प्रति औरंगजेब बना था दोस्तों। तो यह कुछ हमारे पृथ्वीपति शाह के बारे में विस्तृत जानकारी थी। और औरंगजेब ने 1659 में गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण भी किया था, लेकिन असफल रहा। फिर औरंगजेब 1661 में भी आक्रमण करता है। तो जब हम गढ़वाल या परमार वंश बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक पॉइंट अपना लेकर चलेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गढ़ शासक के आमंत्रण पर श्री गुरु रामराय ने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया? तो दोस्तों किस गढ़वाल शासक के आमंत्रण पर जो है जो सिख गुरु रामराय थे उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फतेह शाह, फतेहपति शाह दोस्तों। तो जो फतेहपति शाह था उनके आमंत्रण पर जो है दोस्तों गुरु रामराय ने 1699 में जो है देहरादून क्षेत्र की ओर अपना रुख किया और देहरादून में जो है दोस्तों एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जो देहरादून गुरुद्वारा है उसे किस नाम से जाना जाता है? झंडा दरबार। झंडा दरबार साहिब के नाम से देहरादून के गुरुद्वारे को दोस्तों जाना जाता है। और यह किस शैली में निर्मित है? तो मुगल शैली। किस शैली में निर्मित है दोस्तों? जो देहरादून का जो झंडा दरबार साहिब है, जब 1699 में गुरु रामराय आए थे उन्होंने मुगल शैली में, कौन सी दोस्तों? मुगल शैली में एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया, जिसे झंडा दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। जिसका फिर जो है इनका इस जो गुरुद्वारे का दोस्तों अधूरा निर्माण हुआ था, क्योंकि फिर 1707 में दोस्तों इनकी पत्नी जो होती है पंजाब कौर, इनकी पत्नी होती है पंजाब कौर, वो 1707 में जो है दोस्तों इस गुरुद्वारे का निर्माण पूर्ण कराती हैं। और जो गुरु रामराय के जन्म पर जो जन्मदिन है दोस्तों, उसमें देहरादून में उनके जन्मदिन पर जो झंडा दरबार साहिब गुरुद्वारा है उसमें 15 दिनों का झंडा मेला लगता है। और गुरु रामराय जो है दोस्तों वह सिखों के 7वें गुरु थे। कौन से दोस्तों? 7वें गुरु हरराय, जो 7वें गुरु थे दोस्तों गुरु हरराय, उनके पुत्र थे दोस्तों। जो गुरु रामराय थे वह सिखों के 7वें गुरु हरराय के पुत्र थे। झंडा मेला होली के 5वें दिन, कब दोस्तों? होली के 5वें दिन जो है हर वर्ष लगता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन ट्रस्ट है दोस्तों, गुरु रामराय एजुकेशन मिशन ट्रस्ट है दोस्तों, तो उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई दोस्तों 1950 में। और इसके संस्थापक माने जाते हैं महंत इंद्रेश चरण दास। जो महंत इंद्रेश चरण दास है इसके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आशा करता हूं मिल गया होगा।
कि गुरु राम राय को देहरादून में आमंत्रित किया गया फतेह शाह के द्वारा और उन्होंने यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अब फतेहपति शाह, जो फतेहपति शाह है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वे प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों जो फतेहपति शाह था वह गढ़वाल या परवार वंश का जो है कौन से नंबर का शासक था दोस्तों, तो यह 49वें नंबर का जो है गढ़वाल या परमार वंश का 49वें नंबर का शासक था दोस्तों फतेहपति शाह। इसका कार्यकाल 1664 से कब तक आता है, 1716 तक इसका कार्यकाल आता है दोस्तों फतेहपति शाह का। और जो इसका काल में यानी कि जो इसका काल था 1664 से 1716 तक, और इसके काल में जो है अकबर के समान नवरत्न भी रहते थे दोस्तों। तो फतेहपति शाह के दरबार में अकबर के समान नवरत्न भी रहते थे। इसका वजीर जो था दोस्तों, फतेहपति शाह का वजीर कौन था दोस्तों, रंगी बिष्ट इसका वजीर था। रंगी बिष्ट इसका वजीर था और इसके गुरु श्री निवास दास थे। इसके समकालीन चंद बाज बहादुर चंद, उद्योग चंद, ज्ञानचंद और जगत चंद थे। इसके समकालीन जो थे मुगल वह औरंगजेब, बहादुर शाह और जहादर शाह थे, यानी कि बहादुर शाह प्रथम और जहादर शाह। इसका उपनाम, तो दोस्तों इसे गढ़वाल का अकबर और गढ़वाल का शिवाजी उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण के गढ़वाल का शिवाजी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी उपनाम से जाना जाता है। इसके मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं दोस्तों, शंकरदत्त दोभाल और पुरिया नेथानी इसके मंत्री आते हैं दोस्तों। गढ़वाल का स्वर्णकाल, जो गढ़वाल का स्वर्णकाल माना जाता है, गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेहपति शाह के शासनकाल को माना जाता है। और जो पुरिया नेथानी था हमारा दोस्तों, जो पुरिया नेथानी था, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो चाणक्य। क्या दोस्तों, पुरिया नेथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें दोस्तों, तो सिरमौर पर इसने आक्रमण किया, गुरु गोविंद सिंह से इसका युद्ध हुआ, इसने सहारनपुर पर आक्रमण किया, तिब्बत पर भी आक्रमण किया और चंद राज्य से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी किए। तो यह फतेहपति शाह के बारे में कुछ जानकारी थी। अब इसके बारे में कुछ अन्य विस्तृत जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे इसका कार्यकाल आता है 64 से 16 तक। संरक्षिका राजमाता कटोची जो है दोस्तों, यह फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। शिवाजी और गुरु गोविंद की तरह घोड़े पर बैठा हुआ चित्र किस गढ़ नरेश का मिलता है, तो फतेह शाह का मिलता है। दोनों ओर से चित्रित सिक्का तथा स्वयं अपनी भाषा में लिखे हुए सिक्के किसके समय प्राप्त हुए, तो फतेह शाह के समय प्राप्त हुए। तिब्बत पर अभियान का उल्लेख किसने किया, अच्छा दोस्तों, तो जो फतेह शाह के तिब्बत अभियान का उल्लेख किसने किया है, तो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। और जो गुरु गोविंद सिंह से युद्ध किया था इसने, वह 1685 में 1685 में दोस्तों युद्ध आता है भंगाड़ी का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह व फतेहपति शाह के मध्य, जिसमें सिरमौर नरेश रुद्र प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह जी को आमंत्रित कर पावटा में दुर्ग निर्माण के लिए भूमि दान दी थी। और इस युद्ध के बाद जो है गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के आनंदपुर में जाकर बस गए थे, यानी कि पूर्ण रूप से यह युद्ध हुआ नहीं था, क्योंकि फतेह शाह उनकी शरण में चला जाता है और फिर यह एक संधि से समाप्त हो जाता है युद्ध। और इस युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब में जाकर बस जाते हैं। और इस युद्ध की जानकारी जो है दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनकी पुस्तक विचित्र नाटक सिख इतिहास विचित्र नाटक में मिलती है। और जो सिख इतिहास है ठाकुर देशराज की पुस्तक, जो ठाकुर देशराज की पुस्तक है दोस्तों सिख इतिहास, और गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक दोस्तों विचित्र नाटक से इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। 85 में इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बत के शासक को इसने कर देने के लिए मजबूर किया था दोस्तों। 1698 से 1710 तक दोस्तों 12 वर्ष के मध्य फतेह शाह और ज्ञानचंद के मध्य 12 यानी कि 12 साल युद्ध हुआ और 1700 में दुधौली का युद्ध हुआ था। 1708 से 9 में
जगत चंद ने श्रीनगर पर राजधानी अधिकार यानी कि जो श्रीनगर थी उस पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर यानी कि जो 1708 है उस समय जो जगत चंद था उसने दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और पहला चंद शासक जिसने पवारों की राजधानी पर अधिकार कर लिया था पवारों की राजधानी पर, तो वह जगत चंद था। 1710 में दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण करता है फतेह शाह और बैजनाथ क्षेत्र को जीत देता है और इस विजय के बाद गरसार गांव जो कत्यूर घाटी में था बद्रीनाथ मंदिर के लिए दोस्तों यह दान देता है। जो दुधौली का युद्ध आता है दोस्तों, दुधौली का युद्ध हुआ था ना, वह 1703 आयोग आता है और 1707 बीडी पांडे के अनुसार आता है, जो कि फतेह शाह व ज्ञानचंद द्वितीय के मध्य लड़ा गया था, जिसमें ज्ञानचंद द्वितीय की जीत हुई थी। और दोस्तों वीरत्व को सम्मान देने के लिए किसके तलवार और हथियार दापा के बिहार में रखे हैं, तो फतेह शाह के। भंगाड़ी का युद्ध 1688 नहीं दोस्तों 1685 आता है भंगाड़ी का युद्ध। और सम्राट अकबर की भांति किसके दरबार में 9 रत्न थे, तो फतेह शाह के। अब इसके 9 रत्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके 9 रत्न के नाम है दोस्तों, हमारे जानकारी इसके 9 रत्न के बारे में प्राप्त करते हैं हम। सुरेशानंद बर्थवाल दोस्तों, श्वेतराम धसमाना, रुद्रदत्त किमोठी, हरिदत्त नोटियाल, बासवानंद बहुगुणा, सहदेव चंदोला, शशिधर डंगवाल, कीर्तिराम कनकोठा और हरिदत्त थपलियाल दोस्तों, यह इसके दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे। अब बात करें नवरत्न के अलावा इसके दरबार में कौन कौन प्रसिद्ध कवि इतिहासकार हुए दोस्तों, तो दोस्तों जटाशंकर, जो जटाधर या जटाशंकर थे उनकी महत्वपूर्ण रचना आती है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। जो जटाशंकर या जटाधर हैं उनकी महत्वपूर्ण रचना आती है फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। रतन कवि दोस्तों, रतन कवि की रचना आती है दोस्तों फतेह प्रकाश ग्रंथ। फतेह प्रकाश ग्रंथ दोस्तों रतन कवि की रचना आती है। सुखदेव की आती है दोस्तों व्रत विचार, सुखदेव मिश्र जो हैं उनकी व्रत विचार आती है। मतीराम के व्रत कौमुदी ग्रंथ आती है। और फतेह शाह यशावर्मन, जो फतेह शाह यशावर्मन है वह रामचंद्र कडियाल की जो है महत्वपूर्ण पुस्तक आती है। तो यह नवरत्न के अलावा महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवि थे जो इनके दरबार में थे। फतेह शाह के काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो रतन कवि ने। फतेह शाह के काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल रतन कवि ने कहा। और फतेह शाह की तुलना शिवाजी से किसने की, तो मतीराम ने की, जो कि उनकी पुस्तक व्रत कौमुदी में की गई है। नाथ पंथ पर किस परमार शासक की अतुट श्रद्धा थी, तो यह भी फतेह शाह की थी। परमार शासक जिसने गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव चमाशारी, खुरबुड़ा और राजपुर दिए थे दान में, तो वह फतेह शाह ने दिए थे दोस्तों। तो यह कुछ फतेह शाह के बारे में जानकारी थी। और 1716 में इसकी मृत्यु हो जाती है। रतन कवि ने अपने ग्रंथ दोस्तों फतेह प्रकाश में फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक तथा छील का सागर कहा था। और मौला राम जो है एक महत्वपूर्ण चित्रकार हुए हैं और उनके पूर्वज जो है मंगत राम दोस्तों इनके दरबार में राज चित्रकार हुए दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी फतेह शाह के बारे में विस्तृत रूप से। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस परमार शासक के शासनकाल में गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य संबंध बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों वह कौन सा परमार या पवार शासक था जिसके शासनकाल में जो है दोस्तों जो गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य जो संबंध थे वह बहुत ही अच्छे थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप शाह। तो दोस्तों प्रदीप शाह के शासनकाल में जो है गढ़वाल तथा कुमाऊं के मध्य संबंध बहुत अच्छे थे। अब हम प्रदीप शाह के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह प्रदीप शाह जो था वह परमार या पवार वंश का 51वां कौन सा दोस्तों 51वें नंबर का शासक था जिसका कार्यकाल 1717 से दोस्तों 1772 तक आता है दोस्तों। इसके पिता दिलीप शाह थे। इसके दरबारी कवि जो थे वह मेघा शास्त्री थे और इसके वकील मनु थपलियाल थे।
अगर इनकी संरक्षिका की बात करें तो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी जो है दोस्तों वह माता कनक देवी थी दोस्तों। कनक देवी माता कनक देवी जो है प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। इसके समय जो मुगल थे वह फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय इसके समय मुगल थे। चंद शासक जगत चंद, देवी चंद, दीपचंद और कल्याण चंद चतुर्थ इसके समय चंद थे। इनके मंत्रियों की बात करें तो पुरिया नेथानी, चंद्रमणि डंगवाल और रंगी विश्व इनके मंत्री थे। इनके दीवान रघुपति चौथा थे और इनके बख्शी जो थे वह विद्याधर दत्त डोभाल और आनंद प्रकाश थे। प्रदीप शाह के समय दोस्तों गद्दी पर बैठते समय प्रदीप शाह की आयु मात्र 5 वर्ष थी, इसलिए इनकी संरक्षिका के रूप में कनक देवी ने शासन संभाला। जो प्रदीप शाह की संरक्षिका थी माता कनक देवी, उनके समय जो पंच कठैत थे उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और इन पंच कठैतों की हत्या जो है जो इनके मंत्री थे पुरिया नेथाड़ी और चंद्रमणि डंगवाल उन्होंने कर दी थी दोस्तों। पंचभैया खाल जो है स्मारक दोस्तों, पंचभैया खाल स्मारक जो पंच कठैतों के बारे में जानकारी देता है, पंचभैया खाल स्मारक वह पौड़ी में स्थापित है। प्रदीप शाह ने चंद शासकों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए बंधु मित्र व लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद चतुर्थ के दरबार में भेजा, जहाँ पर प्रदीप शाह तथा कल्याण चंद चतुर्थ के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। और 1743 से 44 के मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण गढ़वाल पर प्रथम रोहिला आक्रमण हुआ था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इसमें दूनागिरी का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रदीप शाह और कल्याण चंद चतुर्थ जो है मिलकर लड़ते हैं अली मोहम्मद खां से। और इस दूनागिरी के युद्ध में गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास बदल जाता है, क्योंकि इस दूनागिरी के युद्ध में जो है गढ़वाल और कुमाऊं की सेना जो है पहली बार संयुक्त रूप से लड़ी थी, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तो फिर दून घाटी पर भी रोहिला आक्रमण होता है। तो जब हम विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे तो इस जानकारी को गहनतापूर्वक हम पढ़ेंगे। प्रदीप शाह ने अपनी राजधानी जो है दोस्तों, जो प्रदीप शाह है उसने अपनी राजधानी दून घाटी से, जो दून घाटी में नवादा है दोस्तों, जो रानी कर्णावती का महल भी आता है नवादी में, और रानी कर्णावती ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी दून घाटी में, वहां से हटाकर जो है धामूवाला, कहाँ दोस्तों, धामूवाला जो है स्थानांतरित की। प्रदीप शाह ने कला और व साहित्य को दोस्तों, प्रदीप शाह ने कला व साहित्य को बढ़ावा दिया। किसने? प्रदीप शाह ने कला साहित्य को बढ़ावा दिया। और प्रदीप शाह के काल का एक सिक्का दोस्तों लखनऊ संग्रहालय में आज भी है। 1772 में दोस्तों, किसकी? 1772 में प्रदीप शाह की मृत्यु जो है पक्षघात, जैसे मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, उसके कारण हो गई थी दोस्तों। तो यह प्रदीप शाह के बारे में कुछ तथ्य थे। अब अन्य तथ्यों इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं अन्य तथ्यों के माध्यम से दोस्तों। 1716 से 72 तक इसका कार्यकाल आता है। राजमाता कनक देवी इसकी संरक्षिका थी। चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ था। रोहिला आक्रमण जो इसके समय हुआ 42 में, रोहिलों से निपटने के लिए परमार राजा प्रदीप शाह से मदद मांगी कल्याण चंद ने और संयुक्त रूप से इनकी सेना लड़ी, क्योंकि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। 1757 में प्रदीप शाह के समय जो है रोहिला सरदार के नेता नजीब खान दून घाटी पर रोहिलों का आक्रमण हुआ और कब्जा भी हो गया था दोस्तों। प्रदीप शाह ने दून घाटी को दोबारा हस्तगत कब किया? तो 1770 में। पवार शासक के सिक्कों के ऊपर गढ़वाल का राजा तथा नीचे के भाग पर राजा का नाम लिखा था प्रदीप शाह। तो यह कुछ अन्य तथ्य थे इसके बारे में दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर में हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वह कौन सा पवार शासक था जिसकी मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयकृत शाह। तो दोस्तों जयकृत शाह की मृत्यु जो हुई थी वह देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी। यह परमार या पवार वंश का 53वां शासक था, जो कि 1780 से 1785 के मध्य इसका शासनकाल रहा। इसके पिता ललित शाह थे। इसके समय चंद्र प्रद्युमन चंद था और इसका वजीर जो था वह जयदेव डंगवाल था। प्रद्युमन शाह जयकृत शाह का सौतेला भाई था, इसलिए इन दोनों के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे दोस्तों।
जयकृत शाह ने डोभाल तथा खंडूरी व्यक्तियों को उच्च पद दिया, जिसके चलते जोशी समुदाय ने इसके विरुद्ध संघर्ष किया दोस्तों। इसके समय एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, वह युद्ध होता है दोस्तों कपरोली का युद्ध। क्या दोस्तों? कपरोली। कपरोली का युद्ध जो है जयकृत शाह के समय होता है, जिसमें जो है सिरमौर शासक जगत प्रकाश, जयकृत शाह यानी कि घमंड सिंह मियाँ और प्रद्युमन चंद होते हैं, जिनमें घमंड सिंह मियाँ की हार होती है और प्रद्युमन चंद की भी हार होती है। और जो कपरोली का युद्ध हुआ था दोस्तों, वह कब हुआ था? तो 1785 में जो है कपरोली का युद्ध लड़ा गया था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जयकृत शाह के विषय में। अब इसके विषय में अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। 1780 से 85 के मध्य इनका कार्यकाल आता है। डोभाल तथा खंडूरियों को उच्च पद पर नियुक्त किए, जिससे जोशी समुदाय इनके विरुद्ध संघर्ष करता है। कृपाराम डोभाल इनके मंत्री थे और कपरोली के युद्ध के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जयकृत शाह की 4 रानियां के सती होने के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इनके 4 रानियों के सती होने के उल्लेख मिलते हैं। और श्रीनगर में जोशियाड़ा कांड गठित हुआ 1785 में दोस्तों। जोशियाड़ा कांड श्रीनगर में 1785 में गठित हुआ इनके समय, और इनकी मृत्यु भी 1785 में जो है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हो जाती है। तो यह इनके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स और अन्य जानकारी थी इनके संदर्भ में। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखों का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों गोरखों का जो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण हुआ वह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1791। 1791 में दोस्तों गोरखों का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण हुआ था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 1790 में जो गोरखे थे, अमर सिंह थापा। कौन दोस्तों? अमर सिंह थापा। और कौन दोस्तों? हस्तीदल चौतरिया दोस्तों। जो अमर सिंह थापा व हस्तीदल चौतरिया थे, और सूरवीर थापा दोस्तों। कौन दोस्तों? सूरवीर थापा। ये 3 थे, अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया और सूरवीर सिंह थापा के नेतृत्व में जो है कुमाऊं पर आक्रमण किया था इन्होंने। किन्होंने दोस्तों? गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में जो है दोस्तों, जो गोरखा सेना थी वह 2 टुकड़ों में बट गई थी। जो एक काली नदी पार कर सोर क्षेत्र वर्तमान में पिथौरागढ़ में प्रवेश कर गई थी, और दूसरी विशुंग, यानी कि विशुंग उस टाइम अल्मोड़ा में हुआ करता था, यानी कि विशुंग जो है चंपावत, फिर विशुंग को पार कर अल्मोड़ा में प्रवेश कर रही थी। यह इस साधारण युद्ध में चंद राजा महेंद्र चंद को जो है दोस्तों जो गोरखे हैं वह परास्त कर देते हैं और कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों गोरखे जो है गढ़वाल की ओर बढ़ते हैं और 1791 में गढ़वाल पर अपना प्रथम आक्रमण करते हैं, जो कि एक असफल आक्रमण रहा था दोस्तों। गोरखाओं का जो है दोस्तों एक पहला जो है असफल आक्रमण था, वह 1791 में प्रथम आक्रमण था गढ़वाल पर। फिर वह 1803 में फिर से गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, और इस बार वह सफल होते हैं। तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार कर लिया? तो 1804 में दोस्तों, क्योंकि 14 मई 1804 को कब दोस्तों? 1804 को जो है दोस्तों खुरबड़ा का युद्ध होता है। किसका दोस्तों? खुरबड़ा का युद्ध होता है। और जो पवार शासक थे प्रद्युमन शाह, वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी के साथ जो है गोरखे गढ़वाल पर भी अधिकार कर लेते हैं पूर्ण रूप से। तो यह कुछ जानकारी थी कि गोरखों का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण और कुमाऊं पर प्रथम आक्रमण, तथा गोरखों ने गढ़वाल पर किस वर्ष अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं कि कुमाऊं में गोरखा अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार दोस्तों कौन बना था? तो प्रथम गोरखा सूबेदार जो बना था वह जोगामल शाह बना था। किसकी सहायता गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? हर्षदेव जोशी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, हर्षदेव
जोशी, हर्षदेव जोशी की सहायता से जो है दोस्तों गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। अब बात करें दोस्तों हर्षदेव जोशी की। हर्षदेव जोशी जो है 59वें शासक राजा प्रद्युम्न चंद, जिनका 1779 से 86 के मध्य कार्यकाल रहा, उनके प्रधानमंत्री थे दोस्तों। जो हर्षदेव जोशी थे वह प्रद्युम्न चंद के प्रधानमंत्री थे। श्रीनगर की संधि गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच किस वर्ष हुई? तो 1792 में दोस्तों। 1792 में जो है श्रीनगर की संधि हुई थी। और 1792 में एक और संधि आती है दोस्तों, लंगूरगढ़ की। लंगूरगढ़, तो दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि भी कब हुई थी? 1792 में, क्योंकि 1791 में दोस्तों गोरखों ने लंगूरगढ़ के किले पर अपना घेरा डाल लिया था दोस्तों। और 1803 में अमर सिंह थापा व हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखों ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया। और 14 मई 1804 को अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोड़ थापा ने गढ़वाल व कुमाऊं का प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था दोस्तों। और 1804 के समय जो नेपाल के शासक थे वह विक्रम शाह थे दोस्तों। और गोरखाओं के शासन को किस नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में? तो गोरखियाली के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कब कर लिया? तो अंग्रेजों ने 30 नवंबर 1814 को जो है देहरादून पर अधिकार कर लिया। और 1815 में पूर्ण रूप से जो है अंग्रेजों ने किस पर? उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। कुमाऊं का अलवरी किसे कहा जाता है दोस्तों? हरदेव जोशी को। किसने कहा था? कैप्टन हेयरसी ने इसे यह संज्ञा दी थी दोस्तों। 1790 में कुमाऊं पर जब गोरखाओं का अधिकार हुआ उस समय नेपाल का शासक था रण बहादुर शाह, नेपाल नरेश थे। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया दोस्तों। तो चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया वह महावीर सिंह थापा दोस्तों। किसने? महावीर सिंह थापा ने जो है दोस्तों चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया 1796 में, जो कि गोरखा सूबेदार थे दोस्तों। और 1797 दोस्तों, 1797 में जो रण बहादुर शाह नेपाल नरेश थे, उनकी पत्नी कांति देवी ने सतोली परगने के कुछ ग्रामों को केदारनाथ मंदिर में जो है भंडारा या सदाव्रत चलाने के लिए भूमि दान दी थी। और जो गरुड़ जाति के गोरखे थे दोस्तों, वो मोस्टा को अपना इष्ट देवता माने थे। गोरखा भी बहुत समुदाय में बटे हुए थे। गोरखाओं ने जो है दोस्तों अपना पहला बंदोबस्त 1791 ईस्वी में मालगुजारी से संबंधित करवाया, जो कि जोगमाल शाह द्वारा करवाया गया था। इन्होंने घर ही पिछी नाम से टैक्स सालाना प्रत्येक परिवार के 2 रुपये लगाया था दोस्तों। 1807 से 1808 कुमाऊं में गोरखाओं का अंतिम भूमि बंदोबस्त था दोस्तों। कब? 1807 व 1808 के मध्य कुमाऊं में गोरखों का अंतिम भूमि बंदोबस्त था दोस्तों। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। खुरबड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो खुरबड़ा का युद्ध हुआ था, तो इसका सही आंसर है कि 14 मई 1804 को। 14 मई 1804 को जो है दोस्तों खुरबड़ा के युद्ध में जो है जो गढ़वाल नरेश होते हैं प्रद्युम्न शाह वह खुरबड़ा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गोरखों का गढ़वाल पर संपूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है दोस्तों। तो यह कुछ खुरबड़ा के युद्ध में जानकारी थी। अब बढ़ते हैं इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी की ओर। क्योंकि दोस्तों 14 मई 1804 को देहरादून खुरबड़ा मैदान में गोरखाओं से एक निर्णायक युद्ध प्रद्युम्न शाह व वीरगति को प्राप्त हुआ। क्योंकि 14 मई 1804 को जो है प्रद्युम्न शाह खुरबड़ा के युद्ध में दोस्तों 14 मई 1804 को खुरबड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह गढ़वाल नरेश जो थे वह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि 1803 में अमर सिंह थापा व उसके पुत्र ने जो है गढ़वाल पर आपदाग्रस्त गढ़वाल पर जो है आक्रमण किया था। फिर 1804 में गोरखे गढ़वाल में स्थापित हो जाते हैं। 1815 तक जो है गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में रहता है। फिर 1814 में दोस्तों 1814 में जो है अंग्रेजी सेना सुदर्शन शाह टिहरी राज्य के प्रथम राजा भी हुए, उनके आग्रह पर जो है अंग्रेजी सेना देहरादून आती है।
तिमली एवं मोहंड दर्रे से, तिमली एवं मोहंड दर्रे से जो है देहरादून आती है। और जी फिर उसमें जो है 1815 में अंग्रेजों का फिर अधिकार हो जाता है। 1814 में दोस्तों, 1814 में ही जब अंग्रेजी सेना आती है तो एक युद्ध होता है गोरखे और अंग्रेजों के मध्य, नाला पानी का युद्ध, जिसमें बलभद्र शाह थापा व जनरल जेलेस्पी के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध के याद में दोस्तों स्मृति में जो है एक खलंगा स्मारक जो है जनरल जेलेस्पी व उनकी सिपाहियों की स्मृति में, और एक खलंगा गढ़ी स्मारक बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में देहरादून में बनाया गया। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर 1804 में नेपाली गोरखों का अधिकार हो गया। प्रद्युम्न शाह का वह पुत्र जिसने गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, तो वह कुंवर प्रीतम शाह था। कुंवर प्रीतम शाह को जो है गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी गोरखाओं के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह गढ़ नरेश जो सूरत कवि के नाम से कविता लिखता था, यानी कि वह गढ़वाल नरेश जो सूरत कवि के नाम से कविता लिखता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह, जो टिहरी राज्य के संस्थापक भी है। 1815 से 1859 तक इनका शासन रहा और यह सुदर्शन कवि के नाम से जो है दोस्तों कविताएं लिखते थे। अब बढ़ते हैं इनके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी प्राप्त करने। प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह तक नरेशों का नाम अंकित है, यानी कि जो सुदर्शन शाह है उनके जो रचनाएं हैं उनमें जो है प्रदीप शाह से लेकर सुदर्शन शाह, जो प्रदीप शाह है और सुदर्शन शाह तक के जो नरेश हैं उनका नाम अंकित है। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो उत्तरकाशी के परशुराम तथा विश्वनाथ मंदिर से। जो परशुराम तथा विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी का, क्योंकि जो परशुराम और विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें से कि विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार करवाया गया था वह सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और बात करें विश्वनाथ मंदिर की, तो दोस्तों विश्वनाथ मंदिर जो है वह कत्यूरी शैली में बना है, और एक विश्वनाथ मंदिर जो है काशी बनारस उत्तर प्रदेश में भी स्थित है दोस्तों। इसे नागवंशी राजाओं के त्रिशूल लेख भी प्राप्त हुए हैं। सुदर्शन शाह ने सवासार ग्रंथ की रचना कब की, तो सुदर्शन शाह ने सवासार ग्रंथ की रचना की 1828 में। कितने खंडों में दोस्तों, 7 खंडों में। वैली ऑफ डॉन पुस्तक के लेखक A.R. गिल हैं, और इस पुस्तक के अनुसार सुदर्शन शाह ने बरेली में शरण ली थी। जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन शाह ने जो है बरेली में शरण ली थी और फतेहगढ़ में अपने कुछ दिन व्यतीत किए थे 1809 से 1811 के मध्य। सुदर्शन शाह तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि हुई 4 मार्च 1820 को। जी हाँ, 4 मार्च 1820 को ब्रिटिश सरकार ने जो है टिहरी गढ़वाल पर सुदर्शन शाह के पूर्वजों या वंशजों का अधिकार जो है स्वीकार किया था। और किस वर्ष रवाई परगने को टिहरी राज्य में शामिल किया गया, जो रवाई क्षेत्र था वह उत्तरकाशी में था। और कब इसे टिहरी राज्य में शामिल किया गया, तो 1824 में जो है टिहरी राज्य में जो है रवाई परगने को शामिल किया गया था दोस्तों। अब बात करें हम दोस्तों सुदर्शन शाह के मध्य में, यानी कि सुदर्शन शाह के बारे में अगर हम बात करें, सुदर्शन शाह के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो 1815 से 59 तक इनका शासनकाल रहा। अंग्रेजों ने इस पर 7 लाख रुपए न देने के आरोप लगाकर जो है इनसे श्रीनगर छीन लिया था। क्या छीन लिया था, 7 लाख रुपए जो है अंग्रेजों ने इन पर यह आरोप लगाया था कि इन्होंने अंग्रेजों को 7 लाख रुपए नहीं दिए हैं, तो इनसे क्या छीन लिया, श्रीनगर छीन लिया दोस्तों। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी इन्होंने बनाई, और 28 दिसंबर 1815 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण डेट, 28 दिसंबर 1815 इसे टिहरी रिस्टोरेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। सुदर्शन शाह ने जो है दोस्तों टिहरी में 700 रुपये में 30 छोटे छोटे घर बनवाए। सुदर्शन शाह जो है 1804 से 1814 तक कनखल ज्वाला पर हरिद्वार में रहे, और बरेली प्रवास के दौरान जो है इनकी मुलाकात कैप्टन हेयर ऋषि से भी हुई थी। फिर कैप्टन हेयर ऋषि अपनी सेना भेजते हैं और गोरखाओं को हराते हैं।
1817 में जो है कुंवर प्रीतम शाह का आगमन टिहरी में हुआ, जिसे गोरखा सैनिक नेपाल ले गए थे। बताया मैंने, काठमांडू ले गए थे उसको। 1820 में दोस्तों, 1820 में जो है ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी आए थे। सुदर्शन शाह के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दे देता हूं मैं आपको कि सुदर्शन शाह कला प्रेमी कवि था, इसलिए सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि, क्या दोस्तों, कलाविदों का, सुदर्शन शाह को क्या कहा जाता है, कलाविदों का शिरोमणि। और इनका विवाह महारानी खनेती से हुआ था, जो कि हिमाचल के खनेती ठाकुर की पुत्री थी। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला गढ़ नरेश था। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गढ़वाल नरेश ने की थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह। प्रताप शाह ने दोस्तों टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। प्रताप शाह का कार्यकाल दोस्तों आता है 1871 से 86 के मध्य। 1871 से 86 के मध्य जो है प्रताप शाह का कार्यकाल आता है। और जो प्रताप शाह थे उन्होंने 1877 में जो है दोस्तों प्रतापनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतापनगर की नींव जो है जलकुर नदी, प्रतापनगर की नींव रखी जलकुर नदी के किनारे। अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने वाला। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस टिहरी में किसने खोली? वह भी प्रताप शाह ने खोली। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना की किसने की? वह भी प्रताप शाह ने की। इसने 1873 में दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, 1873 में ज्यूला, दोस्तों प्रताप शाह ने 1873 में ज्यूला पैमाइश पर आधारित एक भूमि बंदोबस्त भी करवाया था। प्रताप शाह ने राज्यों को 22 पट्टियों में विभक्त किया था और इसके लिए एक अधिकारी कारदार की नियुक्ति की थी। इनके समय जो है दोस्तों, इनके शासनकाल में टिहरी से मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण हुआ। 1883 में एंग्लो वर्नाकुलर एक्ट, 1883 में जो है इन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल स्थापना की, जिसका नाम कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल कर दिया था। जो इनसे अगले शासक थे कीर्ति शाह, उन्होंने इसका नाम प्रताप हाई स्कूल कर दिया था। प्रताप शाह ने न्यायालय भवन का भी निर्माण किया, जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था। 1876 में इन्होंने खैराती सफाखाने की भी स्थापना करवाई। और जी 1882 में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में जो है ढांढक, 1882 में जो है लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में जो है ढांढक वन आंदोलन भी इनके समय हुआ। इनके 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और कुंवर सुरेंद्र शाह। तो यह कीर्ति शाह के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। कीर्ति शाह नहीं, प्रताप शाह। दोस्तों प्रताप शाह के संबंध में यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जिक्र किया। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवार वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर का, कि पवार वंश का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र कौन सा है दोस्तों, और वह भी किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जगतपाल का। तो पवार वंश में सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र किसका है दोस्तों? तो वह जगतपाल का है दोस्तों। अगर दोस्तों जगतपाल के संदर्भ में बात करें तो यह पवार वंश का 34वां दोस्तों, कौन सा? 34वां शासक था। और इसका शासनकाल 1442 से कब तक आता है? 1460 तक दोस्तों। जगतपाल का शासनकाल 1442 से 1460 तक आता है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार जगतपाल पवार वंश का संस्थापक है। इसका एक अभिलेख टिहरी के रघुनाथ मंदिर से 1455 का, बहुत ही पुराना दोस्तों, 1455 का प्राप्त हुआ है, जो कि किस भाषा का है? गढ़वाली। जगतपाल का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है रघुनाथ मंदिर से, वह कौन सी भाषा का है? गढ़वाली भाषा का। और इस अभिलेख में उसे रजवार कहा गया है, और यह प्रथम पवार शासक है जिसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और यह भी पवार वंश में सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र है जो कि प्राप्त हुआ है। तो किसका दोस्तों? जगतपाल का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी भी है कि इस वंश का प्राचीनतम ताम्रपत्र जगतपाल का है, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला, और इसका काल 1455 का है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और मैं आशा करता हूं कि
जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे महत्वपूर्ण हैं और आपको समझ में भी अच्छे से आ रहे हों, और जो थोड़ी बहुत गलती है उसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी दे दीजिए करिएगा। यानी कि जो कमेंट है, कमेंट सेक्शन हम ओपन रखेंगे, तो उसके संदर्भ में अगर कुछ गलती हो तो उसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वर्ष सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई और गोरखा को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1814 दोस्तों। कुछ जो है दोस्तों 1815 भी इसका आंसर मानेंगे। तो देखिए दोस्तों 1814 में जो है सुदर्शन शाह, जब बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात कैप्टन हेर रसी से हुई, तो कैप्टन हेर रसी ने जो है 1814 में तिमली एवं मोहन दर्रे से जो है अंग्रेजी सेना थी वह देहरादून भेजी, और जनरल जेलेस्पी और बलभद्र शाह के मध्य जो है युद्ध हुआ था। कलंगा युद्ध जो हुआ था वह बलभद्र शाह और जनरल जेलेस्पी के मध्य हुआ था, और 1815 में जो है वह अंग्रेजी सेना अधिकार कर लेती है दोस्तों, यानी कि गोरखा को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा लेती है 1815 में। तो दोस्तों आई कब थी? 1814 में, और मुक्त कब करा लिया था? तो 1815 में दोस्तों मुक्त करा लिया था, और फिर जो है उत्तराखंड में अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के संबंध में, तो दोस्तों 3 मई 1815, कब दोस्तों? 3 मई 1815 को जो है उत्तराखंड में जो है ब्रिटिश पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते हैं। यह एक क्या थे? ब्रिटिश क्या थे? एक व्यापारिक संघ के रूप में आए थे, और इनका आगमन कब हुआ था दोस्तों? सन 1600 में इनका आगमन हुआ था, जब क्वीन एलिजाबेथ ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 16 साल के व्यापार का अधिकार देकर जो है दोस्तों यहाँ भेजा था। लेकिन फिर बात को जो है महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो है जो जेम्स प्रथम थे इंग्लैंड के राजा, वो इस कंपनी के अधिकार को स्थायी कर देते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में आगमन सर्वप्रथम जो है काशीपुर में हुआ था, और काशीपुर में जो है 1809 में कब हुआ था? काशीपुर में आगमन हुआ था दोस्तों अंग्रेजों का समय पहले, और 1809 में जो है यहाँ पर इन्होंने भांग की फैक्ट्री लगाई थी, और जो इस भांग की फैक्ट्री के लिए भांग आती थी उसकी आपूर्ति देवीधुरा चंपावत से होती थी। फिर काशीपुर में इन्होंने 1819 में पहली सूती वस्त्र उद्योग मिल लगाई थी दोस्तों। फिर 1802 में लॉर्ड बेलेजली और गॉर्ड महोदय कुमाऊं की जलवायु व जंगलों का आकलन किया गया। कब? 1802 में। 1811 में मूरक्राफ्ट व हेरसी नामक अंग्रेज भी तिब्बत की यात्रा पर गए थे यहाँ से होते हुए, और काशीपुर में 1820 में आए थे। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो लॉर्ड मायरा के नाम से भी जाना जाता है, लाल मंडी किले का नाम भी उनके ही नाम पर पड़ा, लॉर्ड मायरा के नाम पर। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स भी कुमाऊं के भ्रमण पर जब आए थे तो वह काशीपुर आए थे दोस्तों। अंग्रेजों के आगमन के समय ना दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में गोरखे शासक थे वो महेंद्र चंद को विस्थापित कर चुके थे, यानी गोरखों का अधिकार हो चुका था। फिर जो है जब युद्ध हुए उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर विजय प्राप्त कर ली दोस्तों ब्रिटिशर्स ने, तो एक संधि होती है। वह संधि कौन सी होती है दोस्तों? वह संधि होती है संगोली की संधि होती है। और जब वो संगोली की संधि कब होती है? 2 दिसंबर 1815 को जो है संगोली की संधि होती है दोस्तों। बिहार के चंपारण के धनई गांव में जो है संगोली की संधि होती है। और जो है यह किसके मध्य होती है दोस्तों? तो जो संगोली की संधि होती है वह अंग्रेज ऑफिसर ब्रेड शाह व गोरखों के गजराज मिश्र के हस्ताक्षर होते हैं इस संधि पर, तो उनके मध्य यह संधि होती है। और इस संधि के तहत जो है गोरखों को कुमाऊं तथा गढ़वाल छोड़ना होता है, और अंग्रेजी सेना में शामिल गोरखाओं को होना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जो है 27 अप्रैल, कब दोस्तों? 27 अप्रैल जो है 27 अप्रैल 1815 को भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट का गठन किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। किसका दोस्तों? तो गोरखा रेजिमेंट का गठन जो है अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। और इस संगोली की संधि की पुष्टि करने के लिए दोस्तों जो है जो अंग्रेज
जो अंग्रेज गवर्नर होता है हमारा, जो अंग्रेज गवर्नर होता है पहला ई गार्डनर हमारा अंग्रेज गवर्नर होता है, वह 4 मार्च 1816 को, कब दोस्तों, 4 मार्च 1816 को नेपाल जाकर इस संगोली की संधि की, जो 4 मार्च 1816 है, तब जो है दोस्तों अंग्रेज गवर्नर गार्डनर जो है ई गार्डनर एडवर्ड गार्डनर नेपाल जाकर 4 मार्च 1816 को इस संगोली की संधि की पुष्टि करता है दोस्तों। और 1823, कब दोस्तों, 1823 में जो है इस संधि को जो है सतत शांति या मैत्रीपूर्ण समझौता कहा गया। और इस संधि के बाद ही उत्तराखंड पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और गोरखों से जीते गए क्षेत्र को जो है अंग्रेज जो है कब 2 भागों में विभाजित कर देते हैं कि अलकनंदा से काली नदी का जो क्षेत्र होगा वह अंग्रेजों के अधिकार में, तथा अलकनंदा से पश्चिमी क्षेत्र जो है, जो टिहरी के नरेश बनाए जाते हैं सुदर्शन शाह, उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा और जिसे टिहरी रियासत के नाम से भी जाना जाएगा। और टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, और इसे टिहरी रिस्टोरेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन है हमारा अगला कि संगोली की संधि की पुष्टि करने नेपाल सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 मार्च 1816 को, क्योंकि जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर होता है उत्तराखंड में एडवर्ड गार्डनर, वह इस संगोली की संधि की पुष्टि करने जो है नेपाल जाता है और 4 मार्च 1816 को इस संगोली संधि की पुष्टि की जाती है। और 1823 में इस संधि को सतत शांति मैत्रीपूर्ण समझौता भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी दे रखे हैं कि 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर, बमशा, चामू भंडारी तथा जशमतन थापा के नेतृत्व में अंग्रेजों और गोरखाओं के साथ संधि हुई, जिसे लाल मंडी की संधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अंततः बनारस में स्वर्गीय रण बहादुर शाह के गुरु गजराज मिश्र को काठमांडू बुलाया गया, जिसने 2 दिसंबर 1815 को कर्नल ब्रैड शॉ के साथ संधि की। और नेपाल सरकार द्वारा 2 दिसंबर 1815 को संधि को स्वीकार कर लेता है, जिसकी पुष्टि 4 मार्च 1816 को होती है। तो यह सब चीज़ें मैं आपको बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से बता चुका हूं दोस्तों, और मैं नहीं सोचता कि इससे व्यापक रूप से आपको कोई बता पाएगा मेरी नज़र में। तो बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में किस वर्ष नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। नॉन रेगुलेशन प्रांत यानी कि गैर विनियमित क्षेत्र दोस्तों, जो गैर विनियमित क्षेत्र हैं उसको किस वर्ष जो है उत्तराखंड से समाप्त कर दिया गया। लेकिन हम पहले नॉन रेगुलेशन प्रांतों के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन रेगुलेशन प्रांत कहते किसे हैं दोस्तों। तो नॉन रेगुलेशन प्रांत वह प्रांत होते हैं जिसे किसी कमिश्नर अथवा असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन रखा जाता है और उनका प्रशासन किसी अधिनियम के द्वारा संचालित हो, उसे रेगुलेशन प्रांत कहते हैं। और गैर विनियमित क्षेत्र ऐसा प्रांत जहां किसी प्रकार के एक्ट लागू नहीं होते, वो गैर विनियमित क्षेत्र होता है। तो आपने अंतर समझा रेगुलेशन प्रांत के मध्य और नॉन रेगुलेशन प्रांत के मध्य। रेगुलेशन प्रांत वह होते हैं जो कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन हो, लेकिन जो नॉन रेगुलेशन प्राप्त होते हैं वह होते हैं जहां किसी प्रकार का एक्ट लागू नहीं होता। पूरे भारत में सबसे पहले गैर विनियमित क्षेत्र कहाँ किसे बनाया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं को पूरे भारत में सबसे पहला गैर विनियमित क्षेत्र बनाया गया था दोस्तों। तो राज्य में किस वर्ष नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1891 में। 1891 में जो है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी भी है कि किस वर्ष कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी का भाग बना दिया। तो 1815 में जो है उत्तर पूर्वी भाग बना दिया था, क्योंकि पश्चिमी भाग टिहरी नरेश के पास चला गया था।
इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर की नियुक्ति किसके रूप में की गई? एडवर्ड गार्डनर की गई, जो मई 1815 में नियुक्त होते हैं। सहारनपुर मंडल, देहरादून को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया? 1817 में। देहरादून के बारे में विस्तृत जानकारी मैं पिछली वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पुरी लाया गया? तो 1840 में जो है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो है श्रीनगर से हटाकर दोस्तों पुरी लाया गया था, और पुरी की स्थापना भी 1840 में ही आती है। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा को अवध का गठन कर उत्तरांचल को इसी क्षेत्र में मिला दिया गया? कि जो संयुक्त प्रांत आगरा है एवं अवध का गठन किया गया और उत्तरांचल को इसी क्षेत्र में मिला दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1904। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये मिस प्रिंट हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स या टीचर जो है 1904 भी बताते हैं, लेकिन अगर मेरे संदर्भ से इस आंसर का जो जवाब है दोस्तों, और BS नेगी के संदर्भ से इस आंसर का जो जवाब है वह 1901 है दोस्तों। 1901 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल को इसी क्षेत्र में मिला दिया गया था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि 1904 ईस्वी में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम किस गजेटियर में दिया गया? तो दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस गजेटियर में उत्तराखंड को हिल स्टेट का नाम दिया गया, वह किस गजेटियर में दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल गजेटियर। नैनीताल गजेटियर में जो है उत्तराखंड को या उत्तरांचल को हिल स्टेट नाम दिया गया दोस्तों। इसके बारे में कुछ जानकारी है कि नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया 1904 में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय कब राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, और मैं कहूँगा कि 11 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों बिना देरी के इस क्वेश्चन का आंसर जानकारी प्राप्त करते हैं आंसर के बारे में। तो 1857 की क्रांति के समय जो लगभग 1000 क्रांतिकारी थे, उन्होंने हल्द्वानी पर कब अधिकार कर लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 17 सितंबर 1857 को। जो उत्तराखंड या कुमाऊं में 1857 की शुरुआत हुई थी ना दोस्तों, वह रुहेलखंड बरेली से हुई थी। और जब रुहेलखंड के नवाब जो थे उस टाइम खान बहादुर खां, कौन दोस्तों? खान बहादुर खां। इन्होंने अपने सेनापति कालो खां के नेतृत्व में जो है 1000 क्रांतिकारियों के सहयोग से 17 सितंबर 1857 को जो है हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। और दोस्तों मात्र एक दिन में ही जो है रैमजे के जो बहादुर सेनापति थे मैक्सवेल तथा चैपमैन, उन्होंने 18 सितंबर 1857 को हल्द्वानी को मुक्त करा लिया था। तो यह कुछ जानकारी थी कि 1857 की क्रांति के समय राज्य लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार किया 17 सितंबर 1857 को, और मुक्त हल्द्वानी को कब करा लिया गया? 18 सितंबर 1857 को। तो बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था, ठीक बात है। और हेनरी रैमजे उत्तराखंड में पहली बार जो है मार्शल लॉ यानी कि फौजी कानून भी लगाता है। कब? 1857 में। क्या लगाता है? मार्शल लॉ, जिसे वर्तमान में फौजी कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय नैनीताल पर अधिकार करने के लिए हल्द्वानी पर कई बार आक्रमण किया गया खान बहादुर खां, जो बरेली के नवाब थे। उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? कालू सिंह मेहरा को दोस्तों। और कालू सिंह मेहरा कौन थे? चंपावत के बिसुम गांव के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इन्होंने कौन से संगठन बनाया था दोस्तों? तो क्रांतिवीर संगठन बनाया था 1857 की क्रांति के समय, क्रांति को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इस संगठन को बनाने के लिए जो है इन्हें अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने आमंत्रित किया था दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का उत्तराखंड पर एक प्रभाव यह भी हुआ कि अंग्रेज स्विट्जरलैंड की भांति व्यवसाय के आधार पर यहाँ बस गए थे दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी इस क्वेश्चन के संदर्भ में। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि कुमाऊं में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए कुमाऊं डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों कुमाऊं डिबेटिंग क्लब को दोस्तों किस और नाम से भी जाना जाता है, तो अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह 1870 में हुई थी। 1870 में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और यह किसके दिमाग की उपज थी? जो डिबेटिंग क्लब था या कुमाऊं डिबेटिंग क्लब था, वह किसके दिमाग की उपज थी? तो वह भीम सिंह के दिमाग की जो है दोस्तों, भीम सिंह के दिमाग की जो है यह उपज थी। इसके संस्थापक थे बुद्धि बल्लभ पंत। जो कौन दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत जो है कुमाऊं डिबेटिंग क्लब के संस्थापक थे। स्थान क्या था इसका दोस्तों? तो अल्मोड़ा स्थान था। कार्य क्या था दोस्तों? तो डिबेटिंग क्लब जो है, इस डिबेटिंग क्लब द्वारा जो है अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। यानी कि विलियम मेयर के कहने पर जो है अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। तो अल्मोड़ा अखबार जो है विलियम मेयर के कहने पर निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब एक और डिबेटिंग क्लब आता है दोस्तों, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की अगर स्थापना की बात करें हम, तो गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो है 1885 में होती है। और उसके संस्थापक होते हैं खड़क सिंह नेगी। कौन दोस्तों? खड़क सिंह नेगी गढ़वाल डिबेटिंग क्लब के संस्थापक होते हैं। और कुमाऊं डिबेटिंग क्लब के संस्थापक होते हैं बुद्धि बल्लभ पंत। और विलियम मेयर के कहने पर अल्मोड़ा अखबार जो है डिबेटिंग क्लब द्वारा निकाला जाता है। अगर दोस्तों हम बुद्धि बल्लभ पंत के बारे में बात करें, किसके दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत के संबंध में। तो दोस्तों बुद्धि बल्लभ पंत जो थे, उन्हें जो है सर्वप्रथम 1871 में दोस्तों 1871 में जो है बुद्धि बल्लभ पंत को कुमाऊं का शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया जाता है। और इनके काल में 2 मिडिल स्कूल व 166 प्राइमरी स्कूल खुले थे, जिनमें 8,488 बच्चे पढ़ते थे दोस्तों। तो यह जो है उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा इंस्पेक्टर थे। और कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा की जड़ें मजबूत करने वाला व्यक्ति जो है वह बुद्धि बल्लभ पंत को माना जाता है दोस्तों। तो यह बुद्धि बल्लभ पंत के बारे में कुछ जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि दे रखा है कि कुमाऊं या अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870, अल्मोड़ा अखबार का संपादन 1871। क्योंकि विलियम मेयर के कहने पर जो है दोस्तों 1871 में विलियम मेयर के कहने पर जो है दोस्तों अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था डिबेटिंग क्लब द्वारा। संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत पहले। और किसकी अध्यक्षता में अल्मोड़ा में इलवर्ट बिल के संबंध में सभा हुई थी? तो बुद्धि बल्लभ पंत के संबंध में, या बुद्धि बल्लभ पंत के नेतृत्व में जो है दोस्तों अल्मोड़ा में इलवर्ट बिल के संबंध में सभा हुई थी 1883 में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस क्वेश्चन के संदर्भ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हुए कांग्रेस के अधिवेशन में ज्वाला दत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1886 दोस्तों। तो दोस्तों जो ज्वाला दत्त जोशी थे उन्होंने 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। और इसके बाद वह लगातार अधिवेशन में भाग लेते गए। और ज्वाला दत्त जोशी कौन थे दोस्तों? तो यह जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है दोस्तों, कहाँ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुमाऊं के प्रथम अधिवक्ता भी रहे। कौन दोस्तों? ज्वाला दत्त जोशी। और इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिया था? तो वह 1886 में। 1886 में इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि 1886 में अधिवेशन में
राज्य में किस व्यक्ति ने भाग लिया? ज्वालादत्त जोशी ने। और यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में दोस्तों, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारी आज की क्लास का अंतिम व महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए किस वर्ष हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो राजनीतिक यानी कि उत्तराखंड में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए किस वर्ष जो है हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1903। 1903 में जो है दोस्तों हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक थे जी.बी. पंत और हरगोविंद पंत दोस्तों। हरगोविंद पंत और जी.बी. पंत जो है हैप्पी क्लब के संस्थापक थे और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा दोस्तों। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी हैप्पी क्लब की। और इसका कार्य क्या था दोस्तों कि इसकी स्थापना नवयुवक जो युवा लोग थे, जो हमारा यूथ है, उनमें राष्ट्रीय चेतना का विस्तार करने के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड में राजनीतिक मंच पर किसका प्रवेश हुआ? तो गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभ में राजनीतिक मंच पर। हैप्पी क्लब की स्थापना की गई दोस्तों 1903 में की गई दोस्तों, 1902 में नहीं, 1903 में जो है हैप्पी क्लब की स्थापना की गई गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयासों से। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में व्यापक जन आंदोलन हुए 1911 व 1917 में। अब 1911 व 1917 की डेट, ये जो सन आती हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आती है क्योंकि इन दोनों 1911 तथा 1917 के बीच में दोस्तों जो वन नीति का विरोध हुआ था, यानी कि जो वन नीति थी सरकार की, उसके विरोध में जो है आंदोलन हुए थे 1911 तथा 1917 के मध्य। तो यह था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर मैंने बखूबी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। और उम्मीद करता हूं कि पहले की वीडियोस की भांति यह भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और मैंने सभी टॉपिक को जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे, सभी टॉपिक उनको बिल्कुल महत्वपूर्ण और विस्तृत पूर्वक आपको समझाया। तो आशा करता हूं कि हमारे क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आ रहे होंगे और महत्वपूर्ण भी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए अपने एग्ज़ाम के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्टडी विद ओम सर पर आपको जीके, हिंदी के टेस्ट भी मिलते हैं। तो उत्तराखंड भी अगर आपको एक ही जगह मिल जाए, इन सभी चीज़ों का आपको मिश्रण मिल जाए, आपकी जीके, जीएस, हिंदी, तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।